नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसके लेखक हैं A.K. रामानुजन। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है इन द किंगडम। किंगडम मतलब होता है राज्य, ऑफ फूल्स, फूल्स मतलब होते हैं मूर्ख। तो मूर्खों का, ऑफ मतलब का, की, के, तो मूर्खों का राज्य या फिर मूर्खों का साम्राज्य, और लिखा है इनका मतलब होता है में। तो मूर्खों के साम्राज्य में या फिर मूर्खों के राज्य में। चलिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए डायरेक्ट अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए, पुस्तक की बात करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि कौन से प्रकाशन की बुक है। तो ये बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये पुस्तक बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए, कह रहे हैं कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसको तो मैंने बता दिया था कि मूर्खों के राज्य में, यही चैप्टर का नाम भी तो है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, द किंग राजा एंड द मिनिस्टर और मंत्री वर इडियट्स, मूर्ख थे। तो राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। तो मूर्खों के साम्राज्य में या फिर मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री बोथ दोनों ही वर इडियट्स, मूर्ख थे। दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू रन, राजपाट चलाना, थिंग्स, रन थिंग्स यानी राजपाट चलाना या फिर राजकाज चलाना, लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की तरह। तो वो लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की तरह, डिडंट वांट टू रन थिंग्स, राजकाज नहीं चलाना चाहते थे। सो इसीलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज, कि वो बदल देंगे, नाइट इनटू डे, रात को दिन में, एंड और डे इनटू नाइट, दिन को रात में। और इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे। ठीक है, तो मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वो दूसरे राजाओं की तरह राजपाट चलाना या फिर राजकाज चलाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे। एक एक वर्ड पे पेन रख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट कि एवरीवन, हर एक व्यक्ति, शुड बी अवेक, जागेगा, एट नाइट, रात्रि में। उन्होंने आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति रात में जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, फील्ड मतलब यहाँ पे खेत, देयर मतलब अपने, अपने खेत जोतेगा, एंड रन देयर बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यापार, रन मतलब चलाना, और अपना व्यापार चलाएगा, ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद, ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद। तो उन्होंने आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति रात में जागेगा, अपने खेतों को जोतेगा, अपना व्यापार चलाएगा, केवल रात होने के बाद। ठीक है, यानी इस पे सीधे सीधे कहने का मतलब है कि उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति जो है, यानी हर व्यक्ति रात में जागेगा, अपने खेत जोतेगा, अपने व्यापार को केवल अंधेरे होने के बाद ही चलाएगा। ठीक है, यानी खेत जोतना है तो भी अंधेरा होने के बाद, बिजनेस करना है तो भी अंधेरा होने के बाद। तो रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद ही रन देयर बिजनेस, अपना व्यापार चलाएगा। तो दोनों तरह से बता दिया।
तो आप चाहे जैसे याद कर लो या फिर आप सीधा सीधा ऐसे याद कर सकते हो कि उन्होंने आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति रात्रि में जागेगा, अपने खेतों को जोतेगा और केवल अंधेरा होने के बाद ही अपने व्यापार को चलाएगा। ठीक है, जैसे याद हो जाए। एंड गो टू बेड, और सो जाएगा, यानी सोने चला जाएगा, बेड पर चला जाएगा यानी सोने चला जाएगा या फिर सो जाएगा। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज की हिंदी होती जैसे ही, द सन, सूर्य, केम अप, ऊपर आएगा या फिर सूर्य उगेगा, और जैसे ही सूर्य उगेगा वो सोने चला जाएगा। एंड गो टू बेड, यानी सभी लोग सोने चले जाएंगे जैसे ही सूर्य ऊपर आएगा या फिर जैसे ही सूर्योदय होगा सभी लोग सोने चले जाएंगे। एनीवन, यदि कोई भी, हु, जो, डिसोबॉय, उल्लंघन करेगा या फिर पालन नहीं करेगा। तो एनीवन यानी कोई भी व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है, यानी हमारे इस नियम का उल्लंघन करता है, कोई भी व्यक्ति अगर आदेश का उल्लंघन करता है तो वुड बी पनिश्ड, तो उसे दंड दिया जाएगा विथ डेथ, यानी उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पनिश्ड विथ डेथ का मतलब होता है मृत्यु दंड, तो पनिश्ड विथ डेथ, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि जो कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे याद हो जाए आप बोल सकते हैं। द पीपल डिड, लोगों ने ऐसा ही किया, एज दे वर टोल्ड, जैसा उन्हें कहा गया था। तो लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था, फॉर फियर, भय की वजह से, ऑफ डेथ, मृत्यु के। तो मृत्यु के भय की वजह से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। द किंग, राजा, एंड द मिनिस्टर, और मंत्री, वर डिलाइटेड, प्रसन्न हुए। राजा और मंत्री दोनों प्रसन्न हुए एट द सक्सेस, सफलता पर, ऑफ देयर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यानी अपनी योजना, यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब उनकी योजना। तो अपनी योजना की सफलता पर राजा और मंत्री दोनों प्रसन्न हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कहानी नया मोड़ लेगी। अब एक गुरु आएंगे अपने शिष्य के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो गया ना कि राजा और मंत्री दोनों अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न हुए। वन डे, एक दिन, अ गुरु, एक गुरु, एंड हिज डिसिपल, और उनका शिष्य, अराइव्ड, आए, इन द सिटी, इस शहर में या फिर इस नगर में। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य के साथ इस नगर में आए। यहाँ पे दो तरह से पढ़ाया जा सकता है। सीधा सीधा आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लिखा है आप वही बोल सकते हैं कि वन डे, एक दिन, एक गुरु और उनका शिष्य शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, ये दिन का उजाला था। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है कि चमकीला प्रकाश था, ये दिन बहुत चमकीला था। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा कि दोपहर का समय रहा होगा, तो दिन का समय था और दिन जो था वो चमकीला था। तो आप सीधा सीधे इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए, आप सीधा सीधा ये बोलिए कि इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, यानी ये दिन का समय था। ठीक है, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, बट लेकिन देयर वॉज, वहाँ पर, नो वन अबाउट, कोई भी नहीं था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। एवरीवन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस, यहाँ तक कि एक चूहिया भी स्ट्राइक, घूम नहीं रही थी। स्टायरिंग मतलब यहाँ पे भटकना या फिर घूमना। यहाँ तक कि एक चूहिया भी नहीं घूम रही थी। हर कोई सोया हुआ था और एक चूहिया भी नहीं घूम रही थी। इवन द कैटल, यहाँ तक कि कैटल, कैटल मतलब यहाँ पे है पालतू पशुओं से, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, ये सब भी पालतू पशु में आते हैं, लेकिन यहाँ पे कैटल में बात करेंगे सीधा गाय और भैंस की। यहाँ तक कि पालतू पशुओं को या फिर पालतू जानवरों को भी हैड बिन टॉट। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि यहाँ तक कि गाय भैंस को भी। ठीक है, आप सीधा कैटल का मतलब जानवर होता है,
अब जानवर कोई व्यक्ति गांव में शेर तो पालेगा नहीं, तो सीधे सीधे मतलब यहाँ पे कि इवन द कैटल, यहाँ तक कि जानवरों को भी, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि यहाँ तक कि गाय भैंस को भी हैड बिन टॉट, सिखाया गया था, टू स्लीप, सोना, बाय डे, दिन में सोना सिखाया गया था। तो यहाँ तक कि गाय भैंस को भी दिन में सोना सिखाया गया था, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स, वो दोनों अजनबी यानी गुरु और उनका चेला, वो दोनों अजनबी वर अमेज्ड, अचंभित रह गए, बाय व्हाट दे सॉ, जो कुछ भी उन्होंने देखा, अराउंड देम, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर, अराउंड देम, अपने चारों ओर, जो कुछ भी उन दोनों ने देखा, उसे देखकर वो दोनों अजनबी भौचक्के रह गए या फिर आश्चर्यचकित रह गए। एंड वांडर्ड, और वो भटकते रहे, अराउंड टाउन, पूरे नगर में, और वो पूरे नगर में, देखिए टाउन का मतलब नगर भी बोल सकते हैं, कस्बा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा नगर बोलेंगे क्योंकि एक बार सीधा सीधा यहाँ पे सिटी कहा गया है, तो हम सीधे सीधे नगर ही बोलेंगे। तो वांडर अराउंड टाउन, वो पूरे नगर में घूमते रहे, टिल इवनिंग, शाम तक, वो शाम तक पूरे नगर में घूमते रहे। तो वो दोनों अजनबी, या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अपने चारों ओर जो कुछ भी उन दोनों ने देखा, या फिर अपने चारों ओर जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसे देखकर वो दोनों अजनबी भौचक्के रह गए या फिर अचंभित रह गए, और वो पूरे शहर में शाम होने तक भटकते रहे या फिर घूमते रहे। व्हेन सडनली, कि तभी अचानक, द होल टाउन, पूरा कस्बा या फिर पूरा नगर, वोक अप, जाग उठा, एंड वेंट अबाउट इट्स, और चला गया, इट्स नाइटी बिजनेस, अपने रात के क्रियाकलाप पर। नाइटी बिजनेस यानी रात के व्यापार पर, यानी यहाँ पे सीधे सीधे मतलब है कि वो अपना रात का क्रियाकलाप करने लगे। कि तभी अचानक पूरा नगर जाग गया और वो अपना रात्रि का क्रियाकलाप करने लगे। रात्रि का क्रियाकलाप क्या था कि खेत जोतेगा, बिजनेस करेगा, यानी सारा काम रात में होगा, दिन में कुछ नहीं। दुनिया दिन में काम करती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रात में काम करेंगे। दुनिया रात में सोती है तो हम लोग क्या करेंगे कि रात में काम करेंगे, दिन में सोएंगे। ये चीज़ मूर्ख थे। चलिए, द टू मैन, उन दोनों को वर हंग्री, भूख लगी थी या फिर वो दोनों भूखे थे। नाउ, अब, दैट द शॉप्स वर ओपन, अब जबकि शॉप्स, दुकानें, वर ओपन, खुल गई थी। अब जबकि दुकानें खुल गई थी, दे वेंट, वो गए, टू बाई, खरीदने के लिए, सम ग्रॉसरीज, कुछ खाने पीने का सामान। वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा या फिर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, दैट एवरीथिंग, की हर एक चीज़, कॉस्ट द सेम, का एक मूल्य है या फिर समान मूल्य में है। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा या फिर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए जब उन्हें पता चला कि सभी चीज़ों का मूल्य समान है या फिर हर चीज़ का एक ही दाम है। यानी पेन लेना है तो भी 1 रुपया, हाथी खरीदना है तो भी 1 रुपया, यानी हर एक चीज़ चाहे जो खरीदना हो 1 ही रुपया देना है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा या फिर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने पाया कि हर एक चीज़ का दाम, कॉस्ट मतलब मूल्य या फिर दाम, सेम, एक ही था। तो हर एक चीज़ का दाम एक ही था। अ सिंगल डुड्डू, एक अकेला डुड्डू। डुड्डू एक प्रकार की मुद्रा जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, तो उसी तरह से एक डुड्डू मतलब समझिए 1 रुपया। ठीक है, तो अ सिंगल डुड्डू, एक अकेला डुड्डू। विद, चाहे, दे बॉट, उन्होंने खरीदा, अ मीजर, एक मात्रा, ऑफ राइस, चावल की। तो चाहे उन्होंने चावल की एक मात्रा खरीदी, और अ बंच ऑफ बनानास, बंच मतलब गुच्छा, ऑफ बनानास मतलब केलों का, या फिर केलों का एक गुच्छा खरीदा। इट कॉस्ट अ डुड्डू, इसकी कीमत मात्र 1 डुड्डू थी।
तो इसका मूल्य या फिर इसकी कीमत मात्र 1 डुड्डू थी। इट मतलब इसकी कॉस्ट मतलब कीमत, आ डुड्डू 1 डुड्डू थी। तो चाहे उन्होंने चावल की मात्रा खरीदी हो, ठीक है, तो चावल की एक मात्रा मतलब आदमी चावल खरीदेगा तो 1 किलो 2 किलो ये मात्रा होती है ना, नापने का मात्रक उसका। तो चाहे उन्होंने चावल की एक मात्रा खरीदी हो या फिर केले का एक गुच्छा खरीदा हो, इसका मूल्य 1 डुड्डू ही था। द गुरु यानी गुरुजी एंड हिज डिसिपल और उनका शिष्य व डिलाइटेड बहुत प्रसन्न हुए। तो गुरु और उनका शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। दे हैड नेवर हर्ड मतलब सुनना, नेवर मतलब कभी भी नहीं सुना था। तो उन्होंने हैड नेवर हर्ड कभी भी नहीं सुना था ऑफ एनीथिंग कुछ भी, लाइक दिस ऐसा, या फिर ऐसी कोई भी बात, लाइक दिस ऐसी कोई भी बात, एनीथिंग लाइक दिस यानी इसका सीधा साधा मतलब हो जाएगा कि ऐसी कोई भी बात उन्होंने कभी भी नहीं सुनी थी। दे कुड बाई वो खरीद सकते थे, ऑल द फूड वहाँ सारा भोजन, दे वांटेड जो वो चाहते थे, फॉर अ रुपी 1 रुपये में। तो फॉर अ रुपी 1 रुपये में, या फिर आप ऐसे पढ़िए कि दे यानी वे, फॉर अ रुपी 1 रुपये में, ऑल द फूड वो सारा भोजन खरीद सकते थे। बाई मतलब खरीदना, तो वो सारा भोजन खरीद सकते थे, दे वांटेड जो वो चाहते थे। सोचिए इतना सस्ता। When they had cooked and eaten, when जब they had cooked उन्होंने पकाकर, eaten खा लिया, यानी खाना पकाकर खा लिया कहने का मतलब है। कुक मतलब पकाना या फिर बनाना, eat मतलब खाना। तो जब उन्होंने भोजन पकाकर खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड तो गुरु को ये एहसास हुआ, दैट दिस वाज कि यह अ किंगडम राज्य है ऑफ फूल्स मूर्खों का। तो गुरु को ये एहसास हुआ कि यहाँ मूर्खों का राज्य है, किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का राज्य है। एंड इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया, एंड और इट वॉन्ट बी ये नहीं होगा, गुड आइडिया एक अच्छा विचार, फॉर देम उनके लिए, टू स्टे देयर वहाँ पर रुकना, और वहाँ पर रुकना उनके लिए अच्छा विचार नहीं होगा, ठीक है, यानी वो लोग वहाँ से चले जाएं, यही गुरु सोच रहा था। तो जब उन्होंने भोजन पकाकर खा लिया, तो गुरु को एहसास हुआ कि ये मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ पर रुकना अच्छा विचार नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, या फिर यहाँ पर रुकने का विचार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यह मूर्खों का राज्य है और उनके लिए यहाँ पर रुकने का विचार ठीक नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, दिस इज़ नो प्लेस ये अच्छा स्थान नहीं है, फॉर अस हमारे लिए, यानी हमारे लिए ये स्थान नहीं है, अर्थात हमारे लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं है। जितना आप बोलना चाहें बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो चलो चलते हैं। ही सैड टू हिज डिसिपल, ही सैड उन्होंने कहा, टू हिज डिसिपल अपने शिष्य से, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट लेकिन द डिसिपल शिष्य डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू लीव छोड़ना, द प्लेस इस स्थान को, लेकिन शिष्य इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, एवरीथिंग हर एक चीज़ वाज चीप हेयर यहाँ पर बहुत सस्ती है, यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है। अब वो वाज लगा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता था। ऑल ही वांटेड जो कुछ भी वो चाहता था, वाज गुड वो अच्छा, चीप फूड सस्ता फूड भोजन, तो वह तो केवल अच्छा और सस्ता भोजन खाना चाहता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चेला था वो लालची था, तो वो जाना नहीं चाहता था। तो ऑल ही वांटेड मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ऑल मतलब जो कुछ भी, ही वांटेड वो चाहता था, वाज गुड अच्छा, गुड मतलब अच्छा, चीप मतलब सस्ता, फूड मतलब खाना, तो वहाँ केवल अच्छा और सस्ता खाना चाहता था, ठीक है। तो वहाँ केवल
अच्छा और सस्ता खाना चाहता था। वांट मतलब चाहना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, दिस ये वॉन्ट नहीं चलेगा, वेरी लॉन्ग ज़्यादा समय तक, यानी ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, यानी जो काम चल रहा है, ये सब कुछ आराम से तुम्हारा जीवन कट रहा है, तो ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। और आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? सबसे खतरनाक प्राणी है मूर्ख मनुष्य, और उससे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही निपट सकता है। तो जितना हो सके मूर्खों से दूर रहिए, ये सीख यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो मूर्ख से जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि आप उसको अच्छी बात भी समझाएंगे तो भी उसे बुरा लगेगा, और वो करेगा वही जो वो करना चाहता है। तो दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल, और यू तुम, कांट टेल नहीं कह सकते, व्हाट डेल डू टू यू, कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद। तो दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, और तुम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट लेकिन द डिसिपल, शिष्य ने, वोंट लिसन, नहीं सुनी, तो गुरु की विस्डम, बुद्धिमानी पूर्ण बातें। या फिर आप ऐसे बाल सब बोल सकते हैं कि गुरु की बुद्धिमानी पूर्ण बातें शिष्य ने नहीं मानी। ठीक है, क्योंकि वो जाने से मना कर रहा है, तो एक तरह से मानने से मना कर रहा है। यहाँ पे लिखा तो है एग्जैक्टली लिसन, तो आप इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि वो उसने गुरु की बातें नहीं सुनी, जिसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि उसने गुरु की बातें नहीं मानी। चलिए, बट लेकिन द डिसिपल, अब जो लिखा है वही पढ़ेंगे। तो बट लेकिन द डिसिपल, शिष्य ने, वुडंट लिसन, नहीं सुनी, टू गुरुस विजडम, गुरु की बुद्धिमानी पूर्ण बातें, या फिर गुरु की बुद्धिमानी की बातें शिष्य ने वुडंट लिसन, नहीं सुनी। लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी पूर्वक बातें या फिर बुद्धिमानी की बातें नहीं सुनी। ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु ने फाइनली, अंततः, गेव अप, हार मान ली, एंड सेड, और बोले। तो गुरु ने अंततः हार मान ली और कहा, डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट वही करो, यू वांट जो तुम चाहते हो, तो वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। चैप्टर बहुत इजी है और चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करा सकता। इसलिए आपको अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, जहाँ से डाउट है वहाँ से लेकर एक बार यहाँ तक पढ़ लीजिए, यानी जिस लाइन में या जिस सेंटेंस में दिक्कत है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए, तो वीडियो आगे चलने लगेगा। चलिए, तो डू यू वाट यू वांट, तो जो वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, द डिसिपल, शिष्य, स्टेड ऑन, वहीं ठहर गया। एट हिज फिल एवरी डे, एट हिज फिल यानी पेट भर कर, एवरी डे रोज खाने लगा। तो एट हिज फिल, एट मतलब खाने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा, तो एट हिज फिल एवरी डे मतलब हर दिन वो भरपेट खाने लगा। बनानास, केले, एंड घी और घी, एंड राइस और चावल, एंड व्हीट और गेहूँ। और हर दिन वो भरपेट केले, घी, चावल और गेहूँ खाने लगा। एंड ग्रीव फैट, और मोटा हो गया, लाइक अ स्ट्रीट साइड, एक आवारा, सैक्रेड, पवित्र, बुल, सांड की तरह, और एक सड़क के आवारा सांड की तरह मोटा हो गया। स्ट्रीट साइड मतलब गलियों में आवारा फिरने वाला। अब यहाँ पे सैक्रेड एक वर्ड यूज किया गया है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। देखिए, कुछ लोग होते हैं गांवों में या शहरों में भी,
वो बैलों को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि मतलब कुछ पूजा पाठ करके उनको छोड़ देते हैं। तो उनको सब लोग मानते हैं कि ये पवित्र बैल है, यानी ये पूजा का बैल है और इसे अब छोड़ा गया है, तो उस बैल को कोई बांधता नहीं है। ठीक है, तो वो बैल जो होता है ना वो खुले में खाता पीता है, घास चरता है, हरी हरी घासें, कभी कभी तो फसल भी चरता है, तो खा पी के मोटा हो जाता है, अच्छा खासा एकदम मोटा ताज़ा बैल। तो इसीलिए यहाँ पे सैक्रेड लगा है। सैक्रेड का मतलब सीधा सीधा एक तरह से वो आवारा बैल है। स्ट्रीट साइड मतलब होता है गली का, तो गली के आवारा बैल की तरह वो मोटा हो गया। ठीक है, और वो हर दिन पेट भर कर केले और घी और चावल और गेहूँ खाने लगा और गली के आवारा सांड की तरह ग्रू फैट, मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन खिली धूप में, या फिर एक दिन जब दोपहर का समय था, या फिर वन ब्राइट डे, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, यानी एक चमकीले दिन। अब चमकीला दिन कब होगा? जब सूर्य चमक रहा होगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक चमकीले दिन, या फिर एक दिन खिली धूप में। अ थीफ, एक चोर ने, ब्रोक इनटू, सेंध लगाई, अ रिच मर्चेंट्स, एक अमीर मर्चेंट व्यापारी के हाउस, घर में। तो वन ब्राइट डे, एक खिली धूप में, या फिर एक दिन खिली धूप में। अ थीफ, एक चोर ने, ब्रोक इनटू, सेंध लगाई, अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक धनी व्यापारी के घर में। तो एक दिन खिली धूप में एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाई। ही हैड मेड अ होल, ही हैड मेड, उसने एक होल किया, उसने एक छेद किया, इन द वॉल, दीवार में, उसने दीवार में एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, स्नीक्ड इन यानी और चुपचाप अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हीज लूट। अब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार फिर से समझ लो कि एक दिन खिली धूप में एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाई, उसने दीवार में एक छेद किया और अंदर चला गया। और जब वह लूट का सामान, अपनी लूट का सामान बाहर ला रहा था, या फिर बाहर ले जा रहा था। एंड एज ही, और जब वह अपनी लूट का सामान या फिर अपनी चोरी का सामान बाहर ले जा रहा था, तो द वॉल, दीवार, ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराने घर की, तो पुराने घर की दीवार कोलैप्स्ड, ढह गई, ऑन हीज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया, ऑन द स्पॉट, उसी क्षण, और वो उसी क्षण मर गया। तो और जब वह अपनी लूट का सामान बाहर ले जा रहा था, तो पुराने घर की दीवार ढह गई, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पुराने घर की दीवार उसके सिर पर ढह गई और वह उसी क्षण मर गया। हिज ब्रदर, उसका भाई, रैन टू द किंग, भाग कर राजा के पास गया, एंड कंप्लेंट, और शिकायत दर्ज कर दी। या फिर आप ऐसे बोलिए कि उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया और शिकायत की। हिज ब्रदर रैन, रैन मतलब दौड़ना, तो उसका भाई दौड़ता हुआ टू द किंग, राजा के पास गया, एंड कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर, जब मेरा भाई, वाज परस्यूइंग, कर रहा था, हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना प्राचीन व्यापार, तो जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था, तो योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर, जब मेरा भाई, वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था, तो अ वॉल, एक दीवार, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इज टू ब्लेम, इसका दोषी, दिस मर्चेंट, ये व्यापारी है, दोष व्यापारी का है, या फिर इसका दोषी व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट, उसे बनवाना चाहिए था, अ गुड, एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वॉल, दीवार, उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश, आपको अवश्य ही दंड देना चाहिए, द रॉन्ग डूअर, उस
दोषी को, तो आपको अवश्य ही उस दोषी को दंड देना चाहिए एंड कंपेंसेट द फैमिली, और फैमिली को फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए दंड चुकाना चाहिए। आसान शब्दों में आप सबने सुना होगा जुर्माना, तो एक तरह से जुर्माना मांग रहा है वो कि भाई मृत्यु हो गई तो अब जुर्माना दो, 2-4 लाख दो भाई हमको, ये चीज़। तो यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर मतलब अधर्मी भी होता है, तो या फिर आप दोषी बोल सकते हैं कि आपको उस अधर्मी को अवश्य ही दंड देना चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए जुर्माना देना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ और बच्चों के मन में डाउट होता है, कंपेंसेट का सीधा सीधा मतलब अगर देखा जाए ना तो क्षतिपूर्ति, यानी क्षतिपूर्ति करना चाहिए परिवार को। अब क्षतिपूर्ति का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को इस सेठ के या फिर इस सेठ को उसके परिवार को कुछ पैसे देने चाहिए, जुर्माना देना चाहिए। ठीक है। जैसे या तो आप बोल सकते हैं कि आपको अवश्य ही उस अधर्मी को दंड देना चाहिए और इस अन्याय के लिए उसके परिवार को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, या फिर इस अन्याय के लिए उसके परिवार को जुर्माना देना चाहिए। चलिए ये देखिए, सेठ हैं, राजा हैं और उनका मंत्री है। अच्छा ये भी है ना कि इस अन्याय की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, ये ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है क्योंकि राजीव प्रकाशन की बुक है तो इसमें हिंदी भी दी है। चलिए देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हिंदी पर मत देखिए, बाद में वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हिंदी देखने लगेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपके पास पुस्तक है ऐसी कोई जिसमें हिंदी दी है तो गलती से भी उसको खोल के मत देखिएगा, पहले चैप्टर कंप्लीट करिए और फिर हिंदी का सहारा लीजिए, क्योंकि जब आप हिंदी को पढ़ने लगते हैं तभी आपसे पूरा चैप्टर समझिए, फिर नहीं पढ़ सकते आप उस चैप्टर को। तो पहले हमें इंग्लिश पर फोकस करना है, फिर बाद में अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम हिंदी देख लेंगे, लेकिन पहले हम हिंदी नहीं देखेंगे। ये तरीका होता है पढ़ने का, अगर आप याद रखना चाहते हैं चैप्टर को, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। रोज़ पढ़ता है और रोज़ भूलना ये भी एक अलग बात है, इसका भी अलग फ़ायदा है। चलिए, द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, जस्टिस विल बी डन, न्याय दिया जाएगा या फिर न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, परेशान मत हो या फिर चिंता मत करो। एंड एट वंस, और तुरंत ही समोंड बुलवाया, द ओनर, मालिक को, ऑफ द हाउस, उस घर के। तो राजा ने कहा कि न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, और उन्होंने तुरंत ही उस घर के मालिक को बुलवाया। When the merchant arrived, when, जब, the merchant, व्यापारी, arrived, आया, तो जब व्यापारी आया, the king, राजा ने, questioned him, उससे प्रश्न पूछा। तो जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा। What's your name, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, सच एंड सच मतलब अमुक अमुक, यानी उसने एग्जैक्टली यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस बुक में एग्जैक्टली उसका नाम लिखा ही नहीं गया। अमुक अमुक, अमुक मतलब कुछ नाम बताया होगा उसने राजा को, लेकिन लेखक ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उसका नाम क्या था। तो सच एंड सच, अमुक अमुक, योर हाइनेस, मेरे महाराज। तो महाराज, अमुक और अमुक, जैसे अमुक और अमुक यानी सेठ रामदास, सेठ दयाराम, कुछ भी नाम रहा होगा वही चीज़। तो सच एंड सच का मतलब होता है अमुक और अमुक। योर हाइनेस, महाराज। वो यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। व्हेन द डेड मैन, जब उस मृत व्यक्ति ने बोगल्ड, सेंध मारी थी, योर हाउस, तुम्हारे घर में। तो जब, सॉरी यहाँ से देखते हैं कि जब, व्हेन, जब उस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी या फिर तुम्हारे घर में चोरी की थी, तो क्या तुम घर पर थे। क्लियर है। तो वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। व्हेन, जब, द डेड मैन, उस मृत व्यक्ति ने बर्गर, चोरी की थी, योर हाउस, तुम्हारे घर में। अब हमको अपना अर्थ निकालना है तो इसलिए हिंदी अर्थ के लिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जब उस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की थी तो क्या तुम घर पर थे। यस, हाँ माय लॉर्ड, महाराज, हाँ महाराज। ही ब्रॉक इन, उसने सेंध लगाई, एंड द वॉल, और दीवार,
वाज वीक, कमज़ोर थी। तो उसने सेंध लगाई और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल, ये गिर गई या फिर ये ढह गई, ऑन हिम, उसके ऊपर। तो ये उसके ऊपर ही ढह गई या फिर ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्ड गिल्टी, द अक्यूज्ड आरोपी ने प्लीड्स स्वीकार कर लिया है, गिल्टी अपना अपराध। तो आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। योर वॉल, कि तुम्हारी दीवार ने किल्ड, मारा है, दिस मैन्स, इस व्यक्ति के ब्रदर, भाई को। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड, तुमने कत्ल किया है, अ मैन, एक व्यक्ति का। तुमने एक व्यक्ति का कत्ल किया है या फिर तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, वी, हमें, हैव टू, अवश्य ही, पनिश, दंड देना होगा, यू, तुम्हें, हमें तुम्हें अवश्य ही दंड देना होगा। लॉर्ड, स्वामी या फिर महाराज। सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, सेड कहा या फिर बोला, हेल्पलेस असहाय, मर्चेंट व्यापारी। लॉर्ड स्वामी, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, वह दीवार, आई डिडंट पुट अप, मैंने नहीं बनवाई थी, या फिर मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट, ये अवश्य ही गलती है, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की, हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बिल्ट बनाया था। तो लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज या फिर स्वामी असहाय व्यापारी ने कहा कि मैंने वो दीवार नहीं बनाई थी, ये अवश्य ही उस व्यक्ति की गलती है जिसने इस दीवार को बनाया था। He didn't build it right, he, उस व्यक्ति ने या फिर उसने, didn't build, नहीं बनाया, it, इस दीवार को, right, सही ढंग से, उसने इसे ठीक ढंग से नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसे दंड देना चाहिए। Who is that, वो कौन है। My lord, मेरे स्वामी, this wall, यह दीवार, was built, बनाई गई थी, in my father's time, मेरे पिताजी के समय में। अब सोचिए, घर बनवाया जाता है तो 50 से 60 साल बाद तो वो अपने आप ही गिर जाता है। तो अब व्यापारी के पिताजी के समय में वो दीवार बनाई गई थी। इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग, समझिए। तो मेरे महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनवाई गई थी, सॉरी बिल्ट है तो बनाई गई थी। आई नो द मैन, उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, यानी जिसने उस व्यक्ति दीवार को बनाया था उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। आई नो द मैन, उस व्यक्ति को या फिर उस आदमी को मैं जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही, वहाँ, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति हो चुका है, यानी वो अब बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट, राजा ने भेजा, मैसेंजर्स, दूतों को, ठीक है। तो राजा ने दूत भेजे, टू ब्रिंग, बुलाने के लिए, इन द ब्रिकलेयर, यानी उस राजमिस्त्री को, ब्रिकलेयर मतलब राजमिस्त्री, जो लोग मकान बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, उनको ब्रिकलेयर बोलते हैं। तो राजा ने उस राजमिस्त्री को बुलाने के लिए दूत भेजे, हु हैड बिल्ट, जिसने बनाया था दीवार, उस दीवार को। तो राजा ने उस राजमिस्त्री को बुलाने के लिए दूत भेजा जिसने वह दीवार बनाई थी। दे बॉट हिम, वो उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फुट, टाइड बांध कर, हैंड हाथ, एंड फुट और पैर, तो उसके हाथ पांव बांध कर, दे बॉट हिम, वो उसे ले आए, यानी जो दूत गए थे वो उसके हाथ पैर बांध कर उसको ले आए। यू देयर, क्या तुमने, डिड यू, क्या तुमने, बिल्ट, बनाया था, दिस मैन्स वॉल, इस व्यक्ति की दीवार को, इन हिज फादर्स टाइम, इसके पिता के समय में, ठीक है। तो यू देयर, अरे तुम, डिड यू, क्या तुमने, इस व्यक्ति के पिता के समय में, दिस मैन्स वॉल, इस व्यक्ति की दीवार को बनाया था। अब नहीं समझ में आया, चलिए फिर से। यू देयर, इसकी मतलब हो जाएगा यहाँ पे अरे तुम।
डिड यू क्या तुमने बिल्ट बनाया था दिस मैन्स वॉल इस व्यक्ति की दीवार को। तो क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार को बनाया था या फिर क्या तुमने इस आदमी की दीवार को बनाया था इन हिज फादर टाइम इसके पिता के समय में। ठीक है, अब याद हो गया। तो यू देयर अरे तुम, डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल क्या तुमने इस आदमी की दीवार इन हिज फादर टाइम इसके पिता के समय में बिल्ट बनाई थी। यस हाँ माय लॉर्ड मेरे महाराज, हाँ महाराज आई डिड मैंने बनाई थी। What kind of wall ये किस तरह की दीवार is this that you built तुमने बनाई थी। तो that you built तुमने ये किस तरह की दीवार बनाई थी। It has fallen on ये गिर पड़ी है on a poor man एक बेचारे व्यक्ति पर या फिर एक बेचारे आदमी पर। तो ये एक बेचारे आदमी पर गिर गई and killed him और उसे मार डाला। You have murdered him तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू हमें तुम्हें हैव टू अवश्य ही पनिश दंड देना होगा बाय डेथ मृत्यु का, अर्थात हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बिफोर इससे पहले कि द किंग राजा कुड ऑर्डर आदेश देते द एग्जीक्यूशन फांसी का। तो इससे पहले राजा फांसी का आदेश देते द पुअर वह बेचारा ब्रिकलेयर। देखिए पुअर मतलब गरीब भी होता है और पुअर मतलब बेचारा भी होता है। तो यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारे से है। तो वह बेचारा राजमिस्त्री प्लीडेड गिड़गिड़ाया या फिर उस बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की। प्लीज़ लिसन टू मी प्लीज़ कृपया लिसन टू मी मुझे सुने या फिर कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यानी बिफोर मतलब पहले, यू गिव आप दें योर ऑर्डर अपना आदेश। तो अपना आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुनिए या फिर कृपया अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू ये सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल कि मैंने ये दीवार बनाई थी एंड इट वॉज नो गुड और ये अच्छी नहीं थी। बट देखिए यहाँ सत्य है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और यहाँ अच्छी नहीं थी। बट लेकिन दैट वॉज ये इसलिए हुआ बिकॉज क्योंकि माई माइंड मेरा ध्यान वॉज नॉट ऑन इट इस पर नहीं था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर मुझे याद है वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अ डांसिंग गर्ल एक नाचने वाली लड़की या फिर एक नर्तकी लड़की हु वाज गोइंग अप एंड डाउन जो इधर उधर गोइंग अप जा रही थी, जो इधर उधर जा रही थी। दैट स्ट्रीट उस गली में ऑल डे पूरा दिन विथ हर एंकलेट्स अपने पैरों को जिंगलिंग छुन छुन करती हुई। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक नर्तकी लड़की इधर उधर पूरी गली में अपने पायलों को छुन छुन करती हुई गोइंग जा रही थी। ठीक है, याद हो गया ना कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक नर्तकी लड़की अपने पायलों को छुन छुन करती हुई पूरी गली में पूरा दिन या फिर गली में पूरा दिन इधर उधर जा रही थी। एक एक वर्ड पर पेन रख रहा हूँ ताकि डाउट ना हो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक नाचने वाली लड़की या फिर एक नर्तकी लड़की अपने पायलों को छुन छुन करती हुई पूरा दिन गली में इधर उधर जा रही थी। एंड और आई कुडंट कीप मैं नहीं रख पा रहा था माई आइज मेरी आँखों को और माई माइंड और अपने ध्यान को या फिर अपने मन को ऑन द वॉल दीवार पर। आई वॉज बिल्डिंग जिसे मैं बना रहा था और मैं मेरी आँखों और मेरे ध्यान को
उस दीवार पर नहीं रख पा रहा था, कीप कुडंट कीप नहीं रख पा रहा था, आई वॉज बिल्डिंग जिसे मैं बना रहा था। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि और मैं जिस दीवार को बना रहा था उस पर अपनी आंखें और अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था। या फिर दूसरा तरीका कि और मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस दीवार पर नहीं रख पा रहा था जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, यू मस्ट गेट आपको पकड़ना चाहिए, दैट उस डांसिंग गर्ल नर्तकी लड़की को, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए या फिर उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। तो आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए पहला तरीका, या फिर आप दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको उस नर्तकी लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो मैं जानता हूँ, वेयर शी लिव्स कि वो कहाँ रहती है। अब देखिए, यू आर राइट तुम ठीक कह रहे हो। द केस डीपेंस, द केस यहाँ मुद्दा या फिर ये मामला डीपेंस गहरा हो गया है। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। द केस डीपेंस ये मामला गहरा हो गया है। वी मस्ट लुक इनटू इट, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। वी मस्ट लुक इनटू इट, इसका मतलब यहाँ पे है कि हमें इस मामले की ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, इनटू इट इसमें, यानी हमें इसमें देखना चाहिए या फिर हमें इसमें जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये होता है कि हमें इसकी ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो वी मस्ट लुक इनटू इट, इसका सीधा सीधा मतलब आसान शब्दों में ये हो जाएगा कि हमें इसमें जाना चाहिए, जिसका इनडायरेक्टली तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें इस केस की या फिर इस मामले की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। टू जज, जज करना यानी निर्णय लेना या फिर न्याय सुनाना। सच कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल केसेस मामलों में, तो ऐसे जटिल मामलों में जज न्याय करना, इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जटिल मामलों में न्याय करना नॉट ईजी, आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, लेट्स गेट दैट डांसर, उस लड़की को या फिर उस नर्तकी को या फिर उस नाचने वाली को पकड़ना चाहिए। वेयर शी इज, चाहे वो जहाँ भी हो। अब इतने बड़े मूर्ख हैं, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने बड़े मूर्ख हैं। एक छोटी सी बात, लेकिन ये कितनी लंबी खींची जा रही है। तो लेट्स गेट दैट डांसर, तो उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। वेयर एवर शी इज़, फिर चाहे वो जहाँ भी हो, या फिर वेयर एवर शी इज़, वो चाहे जहाँ भी हो। लेट्स गेट दैट डांसर, उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। द डांसिंग गर्ल, वो नाचने वाली लड़की। नाउ अब एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग, वो कांपती हुई, टू द कोर्ट, दरबार में आई। वह नाचने वाली लड़की अब वृद्ध हो चुकी थी या फिर बूढ़ी स्त्री बन चुकी थी, और वो कांपती हुई दरबार में आई। ट्रेम्बल मतलब कांपना, केम मतलब आना, कोर्ट मतलब दरबार में। तो वह नाचने वाली लड़की अब बूढ़ी स्त्री हो गई थी या फिर बूढ़ी महिला हो गई थी, और वो कांपती हुई कोर्ट में आई, और वो कांपती हुई, ट्रेम्बल मतलब कांपना, वो कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, डिड यू वॉक, क्या तुम, डिड यू क्या तुम, वॉक अप एंड डाउन, इधर उधर आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले। तो क्या तुम उस गली में कई साल पहले इधर उधर जा रही थी। वाइल, जब दिस पुअर मैन, ये बेचारा आदमी, वाज बिल्डिंग बना रहा था, अ वॉल, एक दीवार। जब यह बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था। तो क्या तुम
कई साल पहले उस गली में इधर उधर जा रही थी जब यह बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम? तो क्या तुमने उसे देखा था? यस, हाँ माय लॉर्ड, महाराज, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट, मुझे याद है। वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह, मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। शो, अतः, यू डिड वॉक अप एंड डाउन। सो, अतः या फिर तो फिर, यू तुम, डिड वॉक जा रही थी, अप एंड डाउन इधर उधर, तो तुम इधर उधर जा रही थी। अप एंड डाउन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तुम इधर उधर आ जा रही थी। कई तरह से आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं, तो मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है विद्यालय में ऐसा भी पढ़ाया जाए कि वहाँ इधर उधर आ जा रही थी, तो ये भी सही है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वो इधर उधर जा रही थी, ये भी सही है। तो यू तुम डिड वॉक जा रही थी, अप एंड डाउन इधर उधर, या फिर तो तुम इधर उधर आ जा रही थी, विथ योर एंकल्स जिंगलिंग, अपने पायलों को छनकाते हुए। तो तुम अपने पायलों को छनकाते हुए इधर उधर आ जा रही थी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, तो तुम अपने पायलों को छनकाते हुए इधर उधर जा रही थी। यू वर यंग, तुम युवा थी या फिर तुम जवान थी। एंड यू, और तुमने, डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान बटा दिया, हिम, उसका, यानी उस राजमिस्त्री का। तो तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान बटा दिया। सो ही बिल्ट, और इसीलिए, सो मतलब और इसीलिए ही उसने बिल्ट बनाई, अ बैड वॉल, एक खराब दीवार, और इसीलिए उसने एक खराब दीवार बनाई थी। तो चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर आज हम पॉज करेंगे। इसके आगे इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप सिर्फ यूट्यूब पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स लिख करके डिज़ायर पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, यानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स लिखिएगा और फिर उसके आगे जोड़ दीजिएगा डिज़ायर पॉइंट, और फिर सर्च कर लीजिएगा, तो आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। या फिर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तीसरा तरीका ये है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को एक सही ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में फिर से मिलूँगा।